स्वागत है दोस्तों, एक बार आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ के अनसॉल्व्ड में सेट 2 को हल करेंगे। पहला सेट हल हो चुका है, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। तो चलिएगा सीधे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। लासा 12, 21 बराबर 84 दिया गया है। मासा 12, 21 होगा, एक नंबर के लिए है। तो आपको दो संख्याएं 12 और 21 का लासा दिया गया है और उन संख्याओं का मासा बताना है। तो डायरेक्टली आप सभी इसका फार्मूला जानते होंगे पहले के लिए कि पहली संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा या मासा इंटू लासा। तो चलिएगा बेटा वैल्यू पुटअप कर दिया जाए। पहली संख्या आप 12 और 21 में से 12 को कह सकते हैं और दूसरी संख्या हमारे पास 21 है और आप सभी को लासा 12 और 21 का 84 दे रखा है। मासा आपको फाइंड आउट करना है। अब आप 84 इधर ट्रांसपोज कर लीजिएगा। 12 गुणे 21 बटे 84 इक्वल टू कितना हो जाएगा मासा। अब ये 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84 7 त्रिक 21, यानी कि जो मासा आएगा इस प्रश्न के लिए वो 3 आ जाएगा। 3 का मतलब आप अपना पहला ए वाला ऑप्शन सही कर देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता बताना है। प्रश्न संख्या 2 की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास एक बॉक्स है बेटा, उसमें 6 नीली 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। तो अगर लिख लिया जाए बढ़िया सा कि नीले कंचों की संख्या, तो नीले कंचे हमारे पास कितने दिए हैं 6। और अगर बात करें सफ़ेद के लिए तो हमारे पास सफ़ेद कंचों की संख्या, सफ़ेद कंचे हमारे पास बेटा 4 हैं। और तीसरा अगर हम बात करते हैं लाल, तो हमारे लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे हमको 8 दिए गए हैं। इन सब का जोड़ कर देते हैं तो कुल कंचों की संख्या मिल जाएगी हमको। कुल कंचों की संख्या, अगर हम किसी घटना में कुल की बात करते तो प्रतिदर्श समष्टि होता है। अगर आप चाहें तो इसे नंबर आप एस कह सकते हैं। यस प्रतिदर्श समष्टि को बताता है किसी घटना में घटने वाले जो कुल घटनाओं के लिए। तो कितना आ जाएगा 6 + 4 + 8, तो 6 4 10 8 18 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की। अगर बेटा नीले रंग की घटना को हम ई मानते हैं, ई किसको मानते हैं नीले के लिए, तो नीले रंग के लिए अगर आपसे प्रायिकता पूछता है बेटा तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना है हमारे पास 6 हो जाएंगे। ये दिया गया है 6। अब आपको कह रहा प्रायिकता बताना है नीले रंग के लिए, तो जो ई आपने इवेंट माना था इसकी प्रायिकता यानी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कह देंगे। नीले रंग की घटना को ई माना है तो इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर फार्मूला अप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ई और बटे में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मतलब वही बेटा अनुकूल परिणाम जिसके लिए हम कहानी कह रहे हो, बात कर रहे हो। तो हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ एस हमारे पास 18 है। कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब बेटा इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन को लें, तीसरे वाले, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। कंपटीशन लेवल से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुलक दिया है, माध्यक दिया है और माध्य। तो माध्य, माध्यक का और बहुलक में बेटा एक संबंध होता है, डायरेक्टली आप इसे याद कर लेंगे। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणा माध्य। इसमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इसमें से कोई एक अननोन जो वैल्यू रहेगी उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, बहुलक तथा माध्यक क्रमशः इतने दिए, तो पहला बहुलक है और दूसरा माध्यक है, तो बहुलक के नीचे 42 रखवा दिया जाए। माध्यिका या माध्यक का मतलब बेटा एक ही होता है, तो माध्यक दिया गया है तो यहाँ 3 गुणे माध्यक की भी कह सकते हो। तो कितना दिया गया 38.1
और 2 गुणा माध्य या समांतर माध्य जो कि हमें पाना है। ये 42 रहने देते हैं। 3 × 9 3, 3 × 8 24, 3 × 9 2 11, 1 अंक पर डेसिमल लग जाएगा। 2 गुणा माध्य, हमको माध्य की वैल्यू बताना है बेटा। पक्षांतर करके 2 गुणा माध्य इधर ले आएँ, बराबर 114.3 माइनस 42। इसको घटा देते हैं, इधर तो दशमलव में 3 ही रहेगा। 4 से 2 जाएगा 2, और ये आपके पास 11 से 4 7। तो हमारा 2 गुणे माध्य की वैल्यू कितनी आ रही है? 72.3 आ रही है। इससे केवल अगर हम माध्य निकालने की कोशिश करें तो माध्य कितनी आएगी? माध्य इज इक्वल टू 72.3 डिवाइड बाई 2। सीधे डिवाइड कर देते हैं इसको। 2 को 2 तिहाई 6, 1 2 छंग 12 दशमलव लगा, 2 1 9 2 और 1 2 पंचे 10। तो 36.15 कहा जाए तो 36.15, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा तीसरे प्रश्न के लिए। अब हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के लिए। तो चलिएगा, चौथा नंबर क्या लिखा है? लिखा ये वर्ग अंतराल दिया है बेटा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 5 का अंतर है। और पहले वाले वर्ग अंतराल की आपको बारंबारता पता है, ऐसे दूसरे की, तीसरे की। तो उपरयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो आसान सा प्रश्न है, आप डायरेक्टली इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे? बहुलक वर्ग जानने के लिए बेटा हमें यह जानना पड़ेगा कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ बात किया जाए तो 18 बारंबारता सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। ये कौन से वर्ग अंतराल की है? ये 15 से 20 के लिए है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 नंबर के लिए ऐसे, बाकी तो वहाँ गोला करना है तो आप सीधे इस पर आंसर पर गोला करके आइएगा। यहाँ 15 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। अगर इसकी बारंबारता सबसे अधिक है तो हम कह सकते हैं तब बहुलक वर्ग बराबर। तो हमारा बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा बेटा? उसी में जो बारंबारता आपको दे रखा है, यानी 18। ये आपके पास 15 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपके पास जो बहुलक वर्ग होगा इस 18 से पता चला कि 15 से 20 होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 5 नंबर के लिए। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता की बात कह रहा है बेटा। तो कैसे लगाना है? चलिएगा, प्रश्न में कह रहा 52 पत्तों की अच्छी तरह इसके फेंटी गई। तो हमारे पास जो दे रखा है कुल पत्तों की संख्या, प्रश्न संख्या 5 के लिए कुल पत्तों की संख्या। तो बेटा यहाँ पर कुल पत्तों की संख्या नंबर ऑफ एस प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या 52 है। अब क्या कह रहा है आपसे? आगे ये कह रहा है आपके लिए कि इसमें आपको चेहरे वाले जो फेस वाले हैं उन पत्तों के लिए कहानी कह रहा है। तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की संख्या की, प्राप्त करने की प्रायिकता की बात कह रहा है। तो हमारे पास जो पूरे 52 पत्ते होते हैं इनका वर्गीकरण अगर आप समझ लीजिएगा, ये 52 टोटल पत्ते होते हैं। इसमें बेटा जो 26 आपके होते हैं, ये 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं और ये 26 पत्ते जो है काले कलर के होते हैं, ऐसे। अब ये 26 लाल में 2 प्रकार से डिवाइड होता है इनका। ये 26 लाल में भी जो 13 आपके होते हैं, ये 13 ईंट होते हैं और ये 13 आपके पान होते हैं, ऐसा। ऐसे ही 26 काले में आएंगे बेटा तो 13 आपके पास 13 हुक्म होते हैं और 13 जो है आपकी चिड़ी होती है। इस प्रकार से काले में हुक्म और चिड़ी हैं और इधर हमारे वाले में, हमारे लाल वाले में ईंट और पान हैं। अब जो 13 ईंट है बेटा, इसमें जो चेहरे वाले होते हैं, एक उसका बादशाह जिसको आप राजा या क्यून कह सकते हैं, किंग कह सकते हैं, सॉरी किंग। और एक आपके पास क्वीन यानी रानी होती है और एक गुलाम यानी जैक। तो 3 ये चेहरे वाले होते हैं ईंट में। ऐसे पान में भी 3 चेहरे वाले होते हैं, ऐसे हुक्म में भी 3 चेहरे वाले होते हैं यही, और ये चिड़ी में भी ये 3 चेहरे वाले होते हैं। 3 ये, उसके बाद 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, तो इस तरह 13 पत्ते हो जाएंगे इधर, 13 13 सब में।
तो हमारे चेहरे वाले कितने पत्ते होते हैं? अगर हम बात करें 3, 6, 9, 12, तो कुल 12 चेहरे वाले पत्ते होते हैं। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। तो लिख देते हैं तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हमारे पास कितनी है? 12 टोटल। अब आपको कह रहा है तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तस्वीर वाले पत्तों के लिए हमें बात कह रहा है, तो मान लिया कि उसकी घटना ई है अगर, तो प्रायिकता आप ई बराबर, प्रोबेबिलिटी आप ई बराबर नंबर आप ई और बटे में नंबर आप यस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आप ई बराबर नंबर ऑफ ई। ई का मतलब कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब जिसके लिए प्रश्न ने बात किया है, तो तस्वीर वाले पत्तों के लिए आपसे बात कह रहा है। तो तस्वीर वाले 12 पत्ते हैं बटे 52। इसको आप काट दीजिएगा, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 3 12। तो 3/13 हमारे इस 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला आपका ऑप्शन सही आ जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या हम लोग 6 की बात करने वाले हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न 6। प्रश्न 6 में लिखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती है, शून्य हो सकता है। तो चलिएगा, एक परिमेय संख्या कोई ले लीजिएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिएगा। एक परिमेय संख्या जैसे 2, 2/7, 3/4 कोई भी नंबर P/Q के रूप में लिखा जाए। P और Q बेटा पूर्णांक हो, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वे सभी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय है, इसका उल्टा जो परिमेय नहीं होती वो सब अपरिमेय होंगी। तो 2 से जैसे √2 ले लिया आपने। अब 2 से बेटा √2 घटाएंगे, 2/3 से आप घटाइएगा कोई नंबर। तो अगर कोई परिमेय से अपरिमेय जितने भी आप एग्जाम्पल लेंगे उसका अंतर देखिएगा, ये अपरिमेय है, तो इसका घटाना जो कभी आएगा तो वो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इसलिए आप इस प्रश्न को समझ पाएँ तो परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर आएगा वह सदैव अपरिमेय आएगा। तो इसका डायरेक्ट में आप समझ जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या आएगी, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगले 7 नंबर पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? अभी आप लोगों ने सुना है कि परिमेय संख्याएं वे संख्या है जिनको P/Q के फॉर्म में लिख पाएं। P और Q पूर्णांक रहने चाहिए, Q का मान 0 ना हो। तो ये वाला आपके पास P/Q के फॉर्म में है, लेकिन P और Q पूर्णांक नहीं है, पूरा मान नहीं आएगा इनका, ये अपरिमेय रूप में है। अब √2 गुणे √7, इसका मल्टीप्लाई √14 आएगा, उसका भी स्क्वायर रूट पूर्णांक में पूरा नहीं मिलेगा, ये अपरिमेय रूप में है। √5 प्लस √7, 7 नंबर में √5 प्लस √7, और अगले में लिखा है बेटा √5 माइनस √7। इसको अगर समझ पाएँ तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी के और दूसरे में a माइनस बी के रूप में नज़र आ रहा है। तो इसको फार्मूले से या मल्टीप्लाई करके इसके ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। a² माइनस b², a का मतलब √5, b का मतलब √7। √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 और इसका 7, तो -2 आ जाएगा। आपको पता है कि ये आपके पास -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। ये हमारे P/Q के रूप में भी है, P और Q पूर्णांक भी, पूर्णांक आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो ये पूर्णांक में भी है। तो अगर आप इसमें विकल्प देखेंगे तो √12 के लिए भी आप निकालेंगे, √12 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, उसका 2√3। ये अपरिमेय, इस वजह से पूरी संख्या आपकी अपरिमेय काउंट होगी। तो सी वाला विकल्प नो डाउट इसमें आपका सही हो जाएगा। हाँ, तो 8 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी बताना है 8 नंबर में। तो चलिएगा, यहाँ पर बेटा x1 की जो वैल्यू दिया है वो a है, y1 की जो वैल्यू दिया है वो b है, x2 की जो वैल्यू है वो b है, और y2 की जो वैल्यू है -a दिया गया है। दूरी का हम लोग सूत्र लगा देते हैं। दूरी हमारे पास √(x1 - x2) का भी होल स्क्वायर होता है, या x2 - x1 का भी होल स्क्वायर आएगा, जो भी लगाना चाहेंगे आप। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दिया जाए। x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू b है, y1 की वैल्यू b है, और यहाँ पर y2 की वैल्यू -a है, माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा है तो प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं a - b के होल स्क्वायर से, तो a² प्लस b² -2ab, और इस वाले को बेटा ओपन करते हैं तो b² प्लस a² प्लस 2ba या 2ab हो जाएगा। 2ab से 2ab ढंग जाएगा। a² आपके पास 2 है तो 2a²,
बी स्क्वायर 2 है तो 2b², अंदर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, a² प्लस b²। तो 2a² प्लस b² ऑप्शन के हिसाब से बेटा इतने पे ही रोका गया है, तो ये आपका ऑप्शन डी वाला सत्य हो जाएगा। चलिएगा 9 नंबर के प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल पूछता है। शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 9 नंबर, तो हमारे पास जो ये द्विघात बहुपद दिया गया है, इसकी अगर हम अपने मानक द्विघात बहुपद से तुलना करवाएं, क्या होता है मानक ax² प्लस bx प्लस c से। a इसमें 0 नहीं होना चाहिए, b और c आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पर x² का मल्टीपल 4 है और यहाँ x² का मल्टीपल a है, तो इसकी तुलना करने पर, इससे तुलना प्रश्न को अपने करेंगे तो बेटा a की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, और b के बारे में बात करते हैं तो b का मान -4 मिल जाएगा, और हम c की बात करते हैं तो 1। अब शून्यकों के योग का डायरेक्टली फार्मूला होता है, शून्यकों का योग होता है माइनस के b/a। अच्छे से अभ्यास बन जाएगा। ये है तो माइनस समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, बाकी वहाँ आप थोड़ा तेज़ी से करेंगे तो काम बनेगा। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे शून्यकों का योग इस प्रश्न में 1 आया, यानी 9वें का ए वाला ऑप्शन सही है। 10 नंबर पर बात करेंगे। रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। हलों की संख्या मतलब अनंत होगा कि कोई नहीं होगा, कि केवल 1 आएगा कि 2 आएगा। तो क्या करना है, कैसे लगाना है इस प्रश्न को। हमारे पास जो समीकरणें दी गई हैं, 2 युग्म दिए गए हैं समीकरण के। एक है आपके पास प्रश्न संख्या 10 है ये, x - y = 8। इसको ज़रा आप अपने जो a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 होता है बेटा, उसके फॉर्म में बनाने के लिए आप चाहें तो 8 इधर ट्रांसपोज कर लीजिएगा। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x - 3y = 16। इसमें 16 को इधर बुला लीजिएगा, 3x - 3y - 16 = 0। चलिएगा यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 से, और यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे अपना। तो a1 का x का मल्टीपल 1, b1 का मतलब y का मल्टीपल -1, c1 मतलब -8। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में आएंगे, a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -3 है, और c2 की वैल्यू -16 है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया है। अब क्या किया जाता है हल जानने के लिए, a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू पता करेंगे। तो a1/a2 कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 आ जाएगा। अब बात करेंगे b1/b2, तो b1/b2 -1 -3, ये आपका -1 -3 माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3। b1/b2 भी इतना है। c1/c2 के बारे में बात करेंगे c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -16, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 कन्ना 8, 8 दूनी 16। क्या देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर हम सभी लोग, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पर डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर आपको तीनों कंडीशनें पता है बेटा, कौन सी 3 कंडीशनें हैं, एक बार इधर लिख देते हैं। कि अगर हमारा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हमारे जो रैखिक समीकरण के ये युग्म दिए होते हैं, 2 समीकरण के जोड़े, उनके हल कैसे आएंगे, अद्वितीय आएंगे। अद्वितीय का मतलब बेटा उसमें x और y का एक एक कोई मान आएगा, और जब हल आएगा तो उसको बोलते हैं संगत हल होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर इस प्रकार होगा, तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी, एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी, और इस दशा में बेटा अनंत हल आएंगे। अनंत हल आने का मतलब है कि है तो हल ही है, अनंत है या अद्वितीय है, तो इसमें भी संगत होगा, इसमें भी संगत। तीसरी कंडीशन जो हमारे प्रश्न में मौजूद है, a1/a2 इक्वल टू अगर b1/b2 रहे लेकिन c1/c2 के बराबर ना रहे, तो हमारे जो समीकरणों का हल होगा वह कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो कोई हल नहीं को आप असंगत कह सकते हैं। प्रश्न के हिसाब में जो आंसर दिया गया है वो कोई नहीं आप कर देंगे। तो उम्मीद है तीनों तैयार करेंगे तो इसका एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, तो आप कर सकते हैं। कोई नहीं का मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा 11 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान।
कोई समीकरण का अगर कोई मूल है बेटा या मान है या शून्यक है तो वह संतुष्ट करेगा। बस ऐसे प्रश्नों में सीधे आप जहां पर मूल दिया है उसमें x की जगह पर इसे पुटअप कर दीजिएगा, k का मान आ जाएगा। तो चलिएगा देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में हमारे पास समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका एक मूल अगर आपके पास 2 दिया है तो x बराबर 2 रखने पर 2 रख के कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस के 2k माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ये 4 और ये 8 माइनस के 4 उधर आपका 2k। k की केवल वैल्यू निकालेंगे हम तो माइनस के 4 को आप 2 से भाग कर देंगे बेटा तो माइनस के 2। तो आपके ऑप्शन में 11 का बी वाला -2 मिल जाएगा तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा है, कह रहा समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 20वां पद पूछ रहा है। समांतर श्रेणी बता ही रहा कि समांतर श्रेणी है। क्या है हमारे समांतर श्रेणी में जो एलिमेंट जो अवयव लिखे हैं 10, 7, 4 डॉट डॉट का 20वां पद। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर जो a की वैल्यू है प्रथम पद श्रेणी का वो 10 है। सार्व अंतर किसी द्वितीय को उसके पहले से आप घटा दीजिएगा। 7 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा -3। a पता है और d पता है 20वां पद। तो हम सूत्र जानते हैं nवां पद होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम 20वां पद निकालेंगे तो 20वें पद का हमारा सिंबल हो जाएगा T20 और T20 का जो फार्मूला बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हिसाब से आप सारी वैल्यूओं को रखते भी चलें इसी समय। a का मतलब 10 हो जाएगा, 20वां पद का मतलब 20 माइनस 1 और d का मतलब आपके पास -3। ये 10 20 से एक जाएगा आपके पास 19 और ये -3 10 माइनस 57 10 प्लस से और ये 57 ये घट जाएगा तो माइनस के 47 आ जाएगा। माइनस के 47 का मतलब 12 में ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिएगा 13 नंबर के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ कामा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान 12 है तो हमको PQ की लंबाई बताना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो पहले क्या करते हैं एक काल्पनिक वृत्त बना देते हैं। उसकी त्रिज्या को हम लोग सपोज करेंगे कि 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लिया कि एक वृत्त बना है ये, इसका केंद्र O है। त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये O है। ये मान लिया यहाँ पर उसने नाम बताया उसी के हिसाब से होगा। वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। स्पर्श रेखा PQ है तो ये स्पर्श बिंदु बन जाएगा। और आपको कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये केंद्र से परिध तक की दूरी है तो इसकी आपको दिया गया है माप 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। OQ 12 है तो ये वाली जो PQ है इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 दिया गया इस तरह। ये आपको 12 दे रखा है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि PQ की लंबाई बताना। PQ का मतलब बेटा स्पर्श रेखा की लंबाई। आपको पता है कि यहाँ एक निशान बनाया हमने, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है या त्रिज्या स्पर्शी पर लंब है। तो आप समझ जाइएगा कि ये समकोण त्रिभुज है। तो सीधे सीधे 2 भुजाएं पता है समकोण त्रिभुज में, तीसरी नहीं पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मान भरा जाए, कर्ण का मतलब 90 के सामने 12 का स्क्वायर, आधार के लिए आप निकालना है PQ स्क्वायर धन लंब। लंब में आपके पास कितना दे रखा 10, 12 को 2 बार करेंगे 144 आ जाएगा। ये वाला आपके पास PQ का वर्ग और 10 का अगर वर्ग कर दिया जाएगा तो हमारे पास 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। अब 144 और 100 हमारे दोनों नंबर हैं तो इनको एक तरफ पक्षांतर करवा दीजिएगा। 144 माइनस 100 बराबर PQ स्क्वायर। 144 से जब 100 हमारा निकल जाएगा तो PQ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 44। केवल PQ के बारे में हम बात करेंगे
तो पी क्यू बराबर √44। 44 का जब हम बाहर फैक्टर करेंगे तो इसमें से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 2, ये 11। इसका पेयर बन जाएगा 2 का तो बाहर आ जाएगा और ये 11 बाहर नहीं आ पाएगा। तो अगर हम बात करें अपने इस वृत्त के प्रश्न को जो आया था, इसमें जो पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा था वो 2√11 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी वाला सत्य हो जाएगा। 14 नंबर पर हम लोग बात करेंगे, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। 1 नंबर में प्रश्न है, तो चलिएगा जरा समझते हैं इसको थोड़ा सा। आपको ये कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है 8 घन सेंटीमीटर और इनके संलग्न फलक को जोड़कर दूसरा मिलाकर जोड़ दिया जाए तो घनाभ बन जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डायग्राम से अगर समझाएं तो मान लीजिएगा आपके पास ये प्रश्न संख्या 14 है। एक ऐसा कुछ पहली बार में घन है, तो ऐसे रफली एक घन बना देते हैं आपके लिए। इस प्रकार से एक घन है। एक घन इसी प्रकार का और है बेटा, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो एक घन ये और है। अब ऐसे इस प्रकार, अब आपको कह रहा दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, इन दोनों का आयतन यानी प्रत्येक का आयतन, तो आपको घनों का आयतन दे रखा है। घनों का आयतन कितना दे रखा है? 8 घन सेंटीमीटर। तो 8 घन सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि घन का आयतन बेटा भुजा क्यूब या ए क्यूब, मान लीजिए भुजा को मानते हैं तो 8 आ जाएगा। केवल अगर आप भुजा निकालेंगे या भुजा क्यूब बराबर 2 का क्यूब तुलना करेंगे तो भुजा की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी ये जो हमारे पास घन नज़र आ रहा है इसकी प्रत्येक भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना है? 2 2 है। इसमें भी ऐसा है, पर प्रश्न ने तो ये कहा है कि इनके संलग्न फलक को जोड़कर क्या बना दिया जाए? घनाभ। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। इनको जब आप जोड़ देंगे तो जोड़ने से इस प्रकार का कुछ ऐसा समझाने के लिए बता रहे, ये और ये साइड आपके पास ऐसे जुड़कर बड़ी हो जाएगी। ऐसे कुछ थोड़ा ये वाली इधर की साइड तो वही बराबर रहेगी बेटा, तो ये वाला और ये कुछ इस आकार में बड़ी आकृति बन जाएगी। तो जो बड़ी आकृति बनी ये घनाभ बनेगा। इसकी जो 2 ये है और 2 ये मिल करके बना, तो इधर की लंबाई बेटा बदल जाएगी, 4 हो जाएगी, पर चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उतनी रहे, खाली इसको जोड़ा गया। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, डायग्राम थोड़ा सा साफ नहीं बना है। तो चलिएगा अगर हम बात करते हैं घनाभ के लिए, अब तो घनाभ के लिए कितना हो जाएगा हमारी लंबाई? घनाभ के लिए लंबाई L बराबर 2-2 यानी 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई उतनी ही रहनी है। चौड़ाई B बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई में भी कोई बदलाव नहीं, ऊंचाई H बराबर भी 2 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सीधे सीधे फार्मूला लगा दिया जाए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसमें सारी वैल्यूओं को पुटअप कर दिया जाए। L का मतलब लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है। इसमें चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 2 है। ऊंचाई 2 है और लंबाई 4 है। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 है, 8 4 12 8 20। अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 20 दूना 40 और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इस प्रश्न का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 15 के लिए हम लोग। तो हमारे पास 15 नंबर में क्या लिखा है? यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो कह रहा त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सीधे सीधे आपको बेटा इसमें त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल का मतलब A होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। A = फार्मूला होता है θ/360 × πr²।
अब क्या करना है, इसमें आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है तो यहाँ 154 रख दीजिएगा। थीटा आपको बताना था, कह रहा था त्रिज्य खंड का कोण, तो थीटा आपको पता करना है, थीटा रहने दीजिएगा 360। पाई का मान नहीं दिया गया तो अपने आप से 22/7। आर का मतलब त्रिज्या यानी 14 का स्क्वायर। 154 पड़ा रहने दीजिएगा, 14 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थीटा बाई 360 गुणे 22/7, 14 को 2 बार, 7 दूनी 14। अब ये वाला 22 ये 2, आप थीटा को एक काम करते हैं हम लोग अकेले बचा के सारे नंबरों को इधर पक्षांतर कर देते हैं। 154 ये है, ये बेटा 360 भागे में इधर आकर के गुणा में बन जाएगा ये। अब आपके पास इधर हर में कुछ नहीं बचा तो इधर अब नहीं होगा 154 के साथ। 22, 2 और 14 उधर गुणा में थे, इधर भाग में कर देते हैं। 22, 2 और 14 बराबर थीटा, या आप कह दीजिएगा थीटा इधर है, थीटा बराबर 22 को आप इसमें भाग कर दीजिएगा, 22 सत्ते 154 होता है 7, 7 से फिर काट दीजिएगा, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, ऊपर 360 है बेटा, 2 दूनी 4, 360 को 4 से भाग कर देंगे, 4 9 का 36। तो जो इस प्रश्न में 1 नंबर के लिए 15वां प्रश्न था, ये कोण की बात कह रहा था, त्रिज्य खंड के कोण की, तो कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे 16 नंबर के लिए। 16 नंबर लिखा है कि 2 sin 30 cos 30 का मान होगा। बस टेबल अगर याद है तो नॉर्मल सा प्रश्न लग जाएगा। 2 sin 30 cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 का मतलब √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2, √3/2 यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न और लिखा है, प्रश्न संख्या 17 में क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान बताना है। तो चलिएगा 17 नंबर को देख लेते हैं थोड़ा सा। 17 नंबर आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/4 और आपको टेन थीटा पाना है। तो साइन थीटा जब दे रखा है तो आप पहले लाल बट्टे कक्का से चेक कर लेंगे, लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का से आप सभी को पता है कि पहला वाला अनुपात लंब और कर्ण का साइन का, ये कास का, ये टैन का, फिर ऐसे आएंगे नीचे से काट का, फिर सेक का और फिर कासेक का। तो ये 3/4 का मतलब ये लंब है और ये कर्ण है। तो इसमें हमको एक भुजा नहीं पता है समकोण त्रिभुज की, वो है आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। वैल्यू भरते हैं, कर्ण की वैल्यू 4 का वर्ग, आधार आपको नहीं पता है, और लंब की वैल्यू 3। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 एक तरफ आप पक्षांतर करवा देंगे। तो आधार का स्क्वायर अगर हम बात करें तो इसका मान आ जाएगा आधार स्क्वायर का 7 आएगा। केवल आधार निकालेंगे तो √7, आधार √7 आ गया है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो मान पूछ रहा था वो टेन थीटा का, तो हम अब करते हैं कि टेन थीटा कितना हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का से अगर टेन देखेंगे, साइन का से तीसरा टेन, लंब बटे आधार। तो लंब आप सभी को प्रश्न में पता है, लंब यह 3 है, आधार नहीं पता था तो निकाल लिया था आपने। तो आधार कितना है, √7। तो कहा जाए कि इस प्रश्न में टेन थीटा का मान कितना है, तो टेन थीटा का मान है 3/√7, यानी ये पहला वाला ऑप्शन आपका ए वाला सही है। 18 नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रश्न है, लगातार 3 ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न हैं। कासेक ए प्लस काट ए इंटू 1 - कास ए का मान होगा। तो आपके पास कासेक ए लिखा है प्लस काट ए लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में 1 - कास ए लिखा है। तो कासेक ए को हम लोग जब पलटेंगे, इसका व्युत्क्रम का फार्मूला होता है कासेक का 1/sin ए। इसके लिए फार्मूला याद होगा तो आपको सोच आएगी। काट के लिए व्युत्क्रम का भी फार्मूला होता है, लेकिन बेटा पड़ोस में साइन ए लिखा है तो हम चाहते हैं उन्हीं की तरह ये बन जाए। तो कास ए बटा साइन ए और आगे वाले में 1 - कास ए। ये दोनों के हर समान हैं तो आप हर को एक बार लिखवा देंगे, 1 + कास ए बाई में साइन ए और आगे हमारे पास 1 - कास ए।
एक में 1 प्लस कास है, एक में 1 माइनस कास है, यानी बेटा a प्लस बी है, और एक में a माइनस बी है। तो ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर वाला a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये कास स्क्वायर हो जाएगा अपान में साइन a। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती 1। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा बचा लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिखा है वहाँ कहने का मतलब, इनको सीधे याद कर लीजिएगा, समझाने के लिए हमने बगल में समझाया, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए केवल साइन ए आ जाएगा। तो इस 18 नंबर में जो कह रहा है इसका मान कितना होगा, तो इसका मान साइन ए यानी डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री का है भाई। चलिएगा 19 नंबर की बात करेंगे। लगातार 4 सवाल जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री में आए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बाई में 1 प्लस 1 माइनस के काट स्क्वायर ए का मान होगा। ऑप्शन में कासेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, -1 काट स्क्वायर ए सब दिए गए हैं। तो नॉर्मली होता क्या, यहाँ टेन और ये काट है, तो आप चाहें तो इसको टेन को साइन बाई कास में बना दीजिएगा और फिर काट को कास बाई साइन। अगर एक बार अभ्यास बन जाएगा तो ये टेन लिखा है तो नीचे इस काट को केवल टेन बना दीजिएगा, तो एक ही बार काम करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी टेन को हम साइन कास में बना के भी लगा सकते हैं, काट को केवल टेन में बदल देंगे तो ये आपको का थोड़ा अभ्यास है तो कट जाएगा। तो चलिएगा 19 नंबर को लिखते हैं जरा। 1 माइनस हमारे पास टेन स्क्वायर ए है और अपान में 1 माइनस के काट स्क्वायर ए है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपान में 1 माइनस काट स्क्वायर ए। तो क्या करते हैं, अभी हम काट स्क्वायर ए को बदल करके समझा देते हैं, बाकी टेन को साइन बाई कास, काट को कास बाई साइन में बदल कर भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए बदलते हैं जरा इसको। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपने स्थान पर यथावत बना रहने दीजिएगा। 1 माइनस काट स्क्वायर ए को बेटा काट का व्युत्क्रम फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई टेन ए, स्क्वायर लगा है तो 1 बाई टेन स्क्वायर ए। क्या करना होगा, ऊपर वाला 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए में कोई चेंज नहीं लाना, ये वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई, टेन स्क्वायर ए -1 बाई में टेन स्क्वायर ए। ये मुख्य बटा है, बटा के नीचे बटा, आप इसे पलट दीजिएगा तो ऊपर वाला 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए तो फिर पड़ा रहने दीजिएगा, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए इंटू ये वाला पलट करके टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और अपान में आ जाएगा टेन स्क्वायर ए -1। एक काम समझना है, यहाँ 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए लिखा है, यहाँ टेन स्क्वायर ए -1 लिखा है, या तो यहाँ और या यहाँ, अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ऊपर ही ले लीजिएगा माइनस। अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला पहले यानी माइनस वाला ये अंदर, और ये जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा 1 इंटू में टेन स्क्वायर ए और अपान में आपके पास है टेन स्क्वायर ए -1। ये टेन स्क्वायर ए -1, ये टेन स्क्वायर ए -1 कट जाएगा बेटा, तो इसमें आएगा माइनस टेन स्क्वायर ए। माइनस के टेन स्क्वायर ए का मतलब आपके पास जो ऑप्शन है वो बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये बी। हम लोग 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, विकल्पी का आखिरी प्रश्न है। दिए गए चित्र में यदि एस टी, ये आपके पास चित्र बना, एस टी पैरेलल है क्यू पी के, एस टी पैरेलल है क्यू पी के बिल्कुल, और ये क्यू एस का मान 3 दे रखा है, एस आर का मान 1.5 दे रखा है, पी टी का मान 2.8, तो टी आर का मान बताना है। टी आर का मतलब ये, तो सीधे पर जैसे इसने समांतर कहा तो हम सभी को अपना दिमाग घुमाना चाहिए कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई है वो अन्य 2 बिंदु को जहाँ काटेगी वे बिंदु क्या करेंगे, समान अनुपात में बांटेगा, यानी थेल्स प्रमेय पर दिमाग जाए। तो चलिएगा थेल्स प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। थेल्स प्रमेय से ये समांतर है तो ये बिंदु इधर से चलें या इधर से चलिएगा, इधर से चलेंगे तो इधर भी इधर से चलना होगा। पी टी इधर पी टी बटे में टी आर बराबर पी टी बटे टी आर बराबर में क्यू एस और बटे में एस आर। आपको जितनी वैल्यू पता है सब रखवा दीजिएगा। तो अगर अपने डायग्राम में हम देखें तो पी टी का मान आपको 2.8 यहाँ नज़र भी आ रहा है और दे भी रखा है, तो ये 2.8। बात करें टी आर की तो टी आर हमें पता करना है। क्यू एस तो हम बात करते हैं क्यू एस की वैल्यू 3 है, एस आर की वैल्यू 1.5 है। ये 2.8 अभी रहने देते हैं। अपान में हमारे पास टी आर इक्वल टू,
इसको डिवाइड कर लेते हैं, या तो दशमलव खत्म करवा के या ऐसे जैसे आपको समझ में। 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे टी आर इधर से और इधर 5 8 40, 5 दूना 10 4 14, टोटल एक एक मिलाकर 2 अंकों पर डेसिमल 1.40 यानी 1.4 सेंटीमीटर आपके टी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास 20 प्रश्नों के जो विकल्पी थे उनके जवाब थे। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, शेष के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।